हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों पता है आपको कि आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वाटर रिसोर्सेज का लेक्चर नंबर 2। और आज हम इस लेक्चर को क्या करेंगे बेटा, खत्म भी कर देंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज का बेटा लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट वाला लेक्चर हम रिकॉल कर लेते हैं बेटा कि हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में एक बार पढ़ा क्या था। हमने देखा था बेटा कि वाटर किस तरीके से एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल की जिंदगी में। 3/4 जो हमारा अर्थ सरफेस है बेटा, अर्थ का, वो पानी से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग प्यासे हैं। क्यों बेटा? क्योंकि 97% जो पानी है वो हमारा ओशियन वाटर है और वो सॉल्टी है, उसे हम पी नहीं सकते। 3% में से 2% जो फ्रेश वाटर है बेटा, वो आइस शीट्स या ग्लेशियर्स के रूप में रखा हुआ है। और जो 1% वाटर है बेटा, जो हमें रिवर्स, लेक्स या ग्राउंड वाटर से मिलता है, वो फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है। तो इससे हमें पता लगता है कि वाटर स्कैर्सिटी तो है। वाटर स्कैर्सिटी के पीछे के हमने कारण देखे थे कि वाटर स्कैर्सिटी के पीछे के कारण तो ये है कि सीजनल वेरिएशन है। जहाँ पे वाटर सोर्सेस कम है वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होता है, इसलिए वहाँ पे बारिश कम है। जहाँ पे वाटर सोर्सेस ज़्यादा है वहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा है। तो सीजनल वेरिएशन तो एक कारण हो जाता है वाटर स्कैर्सिटी के पीछे। दूसरे कारण क्या है? दूसरे रीजंस ये है कि ओवर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है ह्यूमन बींग नाम के जीव के जरिए। ओवर एक्सेसिव यूज किया जा रहा है, अनइक्वल एक्सेस है वाटर का। और फिर हमने देखा कि वाटर स्कैर्सिटी के पीछे क्या क्वांटिटेटिव रीजंस और क्या क्वालिटेटिव कारण है पानी की कमी होने की वजह से। उसके बाद हमने सॉल्यूशंस पे बात करी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट पे कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जो डैम्स वगैरह होते हैं। और एशियंट सिविलाइजेशंस के बारे में हमने बात करी कि एशियंट हिस्ट्री के दौरान किस किस तरीके से मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट सेटअप किए जाते थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे डैम्स और लेक्स बनाए गए। इल्तुतमिश ने अपने टाइम पे हौस खास नाम का एक टैंक बनाया बेटा, ताकि सिरी फोर्ट एरिया को पानी मिल सके। ठीक है, श्रीबंगा प्यारापूरा, ठीक है, वहाँ पे भी बेटा हमें डैम्स के कुछ है ना हार्वेस्टिंग सिस्टम के कुछ चैनल्स देखने को मिलते हैं। तो हमने ये पढ़ा। और फिर हमने देखा कि जो पहले डैम्स बनाए जाते थे उनका सिर्फ एक पर्पस हुआ करता था, पानी को इरिगेट करना फील्ड को। अब जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं बेटा, मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट है बेटा, उसमें हम क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं फील्ड को, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, वाटर एक्टिविटीज होती है, इनलैंड नेविगेशन होता है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। और साथ के साथ हमने ये देखा कि डैम क्या होते हैं, डैम के बारे में हमने समझा बेटा, डैम कितने प्रकार के होते हैं ये हमने समझा बेटा, और डैम्स के क्या क्या फायदे हैं वो हमने समझा। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में कि डैम के आखिर नुकसान क्या क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स ऑफ द डैम्स। ये आज हम बात करने वाले। तो चलिए देखते हैं बेटा। पिछले कई सालों में मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो है बेटा, और जो बड़े बड़े डैम हैं उनकी काफी ज्यादा निंदा की गई है और काफी ज्यादा उनको अपोजिशन किया गया है काफी सारे रीजंस के पीछे। सर व्हाट आर द रीजंस क्या है डैम्स को क्रिटिसाइज करने का? पहला देखिए बेटा, जो डैम बनाए जाते हैं बेटा, वो रिवर से क्या करता है, नेचुरल फ्लो को अफेक्ट करता है, जिससे कि क्या होता है बेटा, पुअर सेडिमेंटेशन होता है। और सेडिमेंटेशन जो है वो रिजर्वियर के बॉटम में ही हो जाता है, जिससे कि रॉकी स्ट्रीम बेड्स बन जाते हैं और पुअर हैबिटेट्स फॉर द रिवर एक्वेटिक लाइफ। क्या मतलब है? जैसे ये रिवर बह रही है बेटा, जब रिवर के बीच में आप क्या करते हो बेटा, जब एक बैरियर बना देते हो तो नदी का जो अपने साथ सेडिमेंट लेके आती है, भाग के लेके आती है, वो सेडिमेंट यहीं पर ही बस जाते हैं बेटा, वो सेडिमेंट यही डिपॉजिट हो जाते हैं। और यहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता भाई। नदी अगर रेगुलर फ्लो कर रही होती है तो यहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स का फॉर्मेशन हो जाता आगे जाके। ठीक है, बैंक्स में नदी अपने क्या करती, सेडिमेंट को डिपॉजिट कर देती। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, एक बैरियर बना दिया, सेडिमेंटेशन यहीं पर ही होने लगा, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे एक रॉकियर बेड बन जाता है बॉटम में बेटा। ठीक है, डैम के बेड में क्या होता है, डैम के जो बॉटम में रॉकियर बेड बन जाता है, जिससे क्या होता है बेटा, एक्वेटिक लाइफ भी सफर होती है। क्या सफर होती है बेटा? एक्वेटिक लाइफ, यानी कि एक तरीके से फिशरीज वाली जो लाइफ है वो भी क्या होती है बेटा, सफर होती है। ठीक है, डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। और डैम्स बनने से क्या होता है, ये जो फिश वगैरह जो होती है बेटा, जो फिश वगैरह होती है बेटा, जो ये फिश वगैरह हम देखते हैं बेटा, जो फिश वगैरह होती है ये माइग्रेट भी नहीं कर पाते बेटा आगे की तरफ, क्योंकि ये यहीं पर एक रिजर्वेयर बना दिया गया ना, तो ये आगे की तरफ माइग्रेट नहीं कर पाते जब इन्हें अंडे देने होते हैं। ठीक है, ठीक है, अंडे देने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते हैं बेटा, है ना, जो भी मछली वगैरह होती है, जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है, अंडे देने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते हैं। तो इन डैम्स के बनने की वजह से क्या होते हैं बेटा, ये माइग्रेट भी नहीं कर पाते। क्लियर है बेटा? ये बात ध्यान रखिए। ये दो डिसएडवांटेज हो गए कि सेडिमेंट को क्या करते हैं बेटा, ये बैरियर क्रिएट करते हैं। और हमने क्या पढ़ा बेटा कि जो रिजर्वियर्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, कभी कभार बारिश के टाइम पे फ्लड आ जाता है बेटा। फ्लड आने की वजह से क्या होता है बेटा, आसपास के, अब जैसे नॉर्मल नदी है बेटा, नॉर्मल नदी है, इसको डैम्स को बना के यहाँ पे रोक दिया, पहले इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, लेकिन जब ठीक है, अब जब डैम बनाया गया होगा, इसको ऐसे समझो बेटा, कि जब डैम बनाया गया होगा तो पहले नदी ऐसे फ्लो कर रही थी, लेकिन जब डैम बनाया होगा तो जाहिर सी बात है पानी का जो सरफेस एरिया वो फैला होगा, तो यहाँ पे जो लैंड थी और यहाँ पे जो वेजिटेशन था वो क्या हो गया बेटा, इस बाढ़ की चपेट में आ गया और वो खाली हो गया।
और काफी लंबे समय तक यहाँ पे जो ट्राइबल्स रूल कर रहे थे, यानी कि यहाँ पे जो ट्राइबल्स रह रहे थे, उनकी जो जमीनें थी बेटा, जो उनकी एंसेस्ट्रल लैंड थी, वो भी क्या हो गई बेटा, पानी के अंदर डूब गई, जिससे उनको भी क्या होना पड़ा बेटा, डिस्प्लेस होना पड़ा। तो डैम बनाने से ये वाली सारी की सारी नदी जो है बाढ़ की चपेट में आ गई बेटा, और बाढ़ की चपेट में आने से यहाँ का वेजिटेशन भी क्या हो गया बेटा, फ्लड के चपेट में आ गया, और यहाँ पे जो ट्राइबल्स रह रहे थे बेटा काफी सालों से, उनको भी अपनी जमीन को छोड़ के दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होना पड़ा। ये कारण है बेटा, ये रीजन है बेटा किसके, डिसएडवांटेजेस। और क्या है बेटा, देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के ऊपर काफी सारे बेटा क्या हुए मूवमेंट चले, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन बेटा, है ना, नर्मदा नदी के ऊपर बांध बना हुआ है बेटा, याद हो तो आपको, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर बांध बना हुआ है, कौन सा बेटा, सरदार सरोवर डैम, याद आ रहा है बेटा, सरदार सरोवर डैम बनाया गया है बेटा नर्मदा नदी के ऊपर, कहां पे, गुजरात में। उसकी हाइट बढ़ाने को लेकर विवाद चल रहा था, तहरी डैम आंदोलन, ठीक है, तहरी डैम कहां पे बेटा, तहरी के बांध को लेकर भी क्या हुआ था बेटा, इश्यू हुए थे। तहरी डैम कहां पे बेटा, उत्तराखंड में, ठीक है, विजय जरदारी ने आंदोलन चलाया था, याद आ रहा है बेटा, विजय जरदारी, ठीक है, नहीं है, विजय जरदारी नहीं थे इसके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है बेटा। और क्या है, रेजिस्टेंट जो दिस प्रोजेक्ट्स प्राइमरली बीट ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। इससे क्या होता है बेटा, नर्मदा के ऊपर जो सरदार सरोवर बांध आप बनाते हैं, उससे क्या होता है, आसपास के एरिया जो है फ्लड के कंट्रोल में आ जाते हैं, और काफी सारे लोगों को क्या करना पड़ता है बेटा, वहां से डिस्प्लेस होके जाना पड़ता। लोकल पीपल को अपनी जमीन देनी पड़ती बेटा, अपना लाइवलीहुड उनको देना पड़ता है बेटा, ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें करनी पड़ती बेटा, क्यों बेटा, ताकि नेशन का अच्छा हो सके। तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकल पीपल को देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकल पीपल का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इन सब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आके बेनिफिट किसको मिल रहा है भाई, लोकल पीपल तो क्या करते हैं भाई, अपनी जमीन देख के चले जाते हैं नेशन के नाम पे कि ठीक है भाई डैम बन रहा है तो क्या होगा बेटा, भविष्य के लिए फायदेमंद है, डैम बन रहा है तो आगे जाके लोगों को अच्छे तरीके से पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, तो वो तो सेक्रीफाइस कर देते हैं, वो तो अपनी जमीन दे देते हैं, वो तो अपनी आइडेंटिटी दे देते हैं, लेकिन फायदा किसको हो रहा है, लोकल पीपल्स को तो फायदा नहीं हो रहा है। तो फायदा किसको पहुंच रहा है, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और कुछ अर्बन सेंटर्स हैं, उनको क्या मिलता है बेटा, इसका फायदा मिलता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं बेटा कि अनइक्वल एक्सेस है, क्या है बेटा, अनइक्वल एक्सेस है। क्लियर है बेटा। और देखिए बेटा, भरपूर मात्रा में डैम की वजह से पानी पहुंचने की वजह से क्या हुआ है बेटा, लोगों ने अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दिया है। अब जिन जिन जगहों पे भरपूर मात्रा में पानी पहुंच रहा है, तो वहां के किसान जो है वाटर इंटेंसिव कल्टीवेशन कर रहे हैं और कॉमर्शियल क्रॉप्स कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है बेटा, ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने से मिट्टी की जो मिट्टी है, जो उसका खारापन बढ़ रहा है, यानी कि सैलिनिटी बढ़ रही है बेटा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बेटा। और जो अमीर किसान है वो तो अमीर पैसा बनाते जा रहे हैं, जो गरीब किसान है जहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है वो गरीब होते जा रहे हैं। भाई जहां पे पानी भरपूर पहुंच गया तो फिर क्या होगा, वहां पे जाहिर सी बात है किसान उन क्रॉप्स का कल्टीवेशन करेगा जो भरपूर पानी मांगती है, क्योंकि पानी भरपूर आ चुका है। अब पानी का ज्यादा इस्तेमाल करोगे आप सिंचाई में, तो उससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर खारापन बढ़ेगा। लेकिन हाँ ठीक है, मिट्टी खारापन बढ़ाने के लिए फिर आप उसमें कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करोगे, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करोगे, लेकिन बात तो वही की वही रही। तो इससे क्या हो रहा है बेटा, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और क्या होता जा रहा है बेटा, गरीब होता जा रहा है। समझ पा रहे हैं बेटा। तो इससे क्या होता है, ठीक है बेटा, कभी कभार क्या होता है बेटा, जो डैम्स होते हैं ना बेटा, वो कंफ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं बेटा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है पानी का एक अलग इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। जैसे सही है, The Sabarmati Basin farmers were agitated and almost accused the rights over the higher priority given to water supply in urban centers, particularly during drought. अब जैसे गुजरात में देख लीजिए, गुजरात में क्या होता है बेटा, साबरमती नदी का जो पानी है वो ज्यादातर पानी जो है सप्लाई किया जाता है अर्बन एरियाज में। तब अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा पानी किसको जरूरत पड़ती है बेटा, किसानों को भी जरूरत पड़ती है, सूखा पड़ जाता है जब, लेकिन सारा पानी कहाँ जा रहा था बेटा, अर्बन एरियाज में जा रहा था। इंटर स्टेट वॉर भी छिड़ जाते हैं बेटा, आपको पता होता है बेटा, है ना। कृष्णा रिवर को लेके हुआ था, याद हो रहा होता बेटा आपको, है ना, कृष्णा रिवर को लेके हुआ था बेटा, महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है बेटा। महाराष्ट्र सरकार ने इसके पानी को क्या किया था बेटा, कोयना में ट्रांसफर कर दिया था, जिससे क्या हुआ था बेटा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकार भी नाराज हो गई थी। भाई कोई नदी कहीं से ओरिजिन हो रही है तो वहां की सरकार क्या करती है, उसके पानी को कहीं और इस्तेमाल करने लग जाती है। भाई वाटर का डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। अब वो सरकार ने क्या किया, उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया, तो ये नदी का पानी जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी जाता है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की जनता क्या हो गई बेटा, इससे नाराज हो गई। तो कभी कभार क्या होता है बेटा, नदी के पानी को लेकर या मल्टीपर्पज डैम के पानी को लेकर भी क्या हो जाता है, इंटर स्टेट वॉर छिड़ जाते हैं, यानी कि आपस में दो राज्यों के बीच में भी क्या हो जाते हैं बेटा, वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्लियर है बेटा। ठीक है बेटा। और क्या बताया जा रहा है बेटा, कि कभी कभार क्या होता है बेटा, फ्लड को भी ट्रिगर करते हैं। फ्लड को ट्रिगर कैसे करते हैं बेटा, डैम तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो देखिए बेटा, जब ये नदी बह रही है, अब ये नदी बह रही है तो आपने इसमें बीच में डैम तो बना दिया, लेकिन इस डैम की भी एक लेवल की सीमा होती है। अब जब उधर से रेनफॉल आएगी बेटा, एक्सेसिव रेनफॉल पड़ेगी बेटा पहाड़ों में, तो जाहिर सी बात है नदी का लेवल बढ़ेगा। अब नदी का लेवल बढ़ेगा
तो या तो आप एक चीज कर सकते हो कि डैम को खोलोगे ही नहीं। अब डैम के अगर आप गेट नहीं खोलोगे तो डैम के ऊपर से पानी गिरने लग जाएगा और बांध टूटने का भी डर रहता है, क्योंकि डैम के ऊपर क्या होगा बेटा, प्रेशर पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेट खोलने पड़ेंगे। अब एक्सेसिव रेनफॉल हो रही है पहाड़ों पे, नदी का लेवल बढ़ गया है, तो आपको डैम खोलने पड़ेंगे। अब जब डैम के गेट खोलोगे बेटा तो इससे क्या होगा, पानी बहुत तेजी से आगे निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, पानी बहुत तेजी से आगे निकलेगा। तो क्या होगा बेटा, जो निचले इलाके हैं वहां पे क्या आ जाएगी बेटा, बाढ़ आ जाएगी। तो ये जो डैम्स होते हैं जिनको फ्लड प्लेन्स को कंट्रोल करने के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, बहुत बार यही क्या करते हैं बेटा, फ्लड को प्रमोट भी करते हैं। क्लियर है बेटा। और क्या बात की गई है बेटा, ठीक है, आपको पता ही है बेटा किस तरीके से मिट्टी को भी खराब करता है बेटा, जब फ्लड आती है तो वो लैंड को भी डिग्रेड करती है, साथ के साथ क्या होता है बेटा, वो साथ के साथ सॉइल को भी डिग्रेड करते हैं। और याद रखना बेटा, ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं कभी कभार अर्थक्वेक को भी प्रमोट करते हैं। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं होता है, ये अर्थक्वेक उन जगहों पर ज्यादा आते हैं जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स से ज्यादा मूवमेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डैम जो है किसी ऐसी प्लेट पे बना हुआ है जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत पतली है। अब वहां पे क्या होगा, जब रेनफॉल के टाइम पे नदी पे पानी ज्यादा आएगा तो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, वो कभी कभार टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है आपस में टकराती है और टकराने से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो इससे भी अर्थक्वेक आ जाता है। हालांकि ये चीजें वहां होती है जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट इजीली होता रहता है। जैसे जापान वाला एरिया है, रिंग ऑफ फायर है ना, पैसिफिक ओशियन के अंदर रिंग ऑफ फायर है, जापान, चिली, कनाडा, इंडोनेशिया, वहां पे ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, इंडिया में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है। और वाटरबोर्न डिजीजेस, पेस्ट और पॉल्यूशन, ये भी सब हो ही रहे हैं बेटा वाटर के इस्तेमाल से। तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डैम्स के नुकसान है बेटा, कि डैम्स फ्लड्स को प्रमोट करते हैं, मिट्टी के खारेपन को बढ़ाते हैं, लैंड को डिग्रेड करते हैं, सॉइल को डिग्रेड करते हैं, अर्थक्वेक को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ट्राइबल्स को अपने जगह छोड़ के जानी पड़ती है, उनका वेजिटेशन सफर होता है, पुअर सेडिमेंटेशन होता है, फिश लाइफ, एक्वेटिक लाइफ होती है वो भी खराब होती है। ये सारे के सारे कारण हैं बेटा किसके, ये सारे के सारे कारण हैं आपके डिसएडवांटेजेस है बेटा किसके, ये डिसएडवांटेजेस है बेटा किसके, डैम्स के। अब हम आ जाते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि बारिश के पानी को आखिर बचाया कैसे जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ अब आ जाते हैं। क्लियर है बेटा। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा। अब देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के क्या बेटा डिसएडवांटेज तो है ही सही। तो वाटर हार्वेस्ट को यानी कि पानी को हार्वेस्ट करना, बचाना एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव है, ताकि सोसाइटी भी डेवलप हो सके, इकोनॉमी भी डेवलप हो सके, एनवायरमेंट भी डेवलप हो सके। अब एशियंट इंडिया में यानी कि प्राचीन भारत के टाइम पे क्या क्या वो सिस्टम थे बेटा जिससे पानी को बचाया जाता था, तो हम देखते हैं। एशियंट इंडिया में क्या बेटा, लोगों को डीप नॉलेज होती थी रेनफॉल पैटर्न की, कि बारिश कब कितनी होती है, सॉइल टाइप्स का उनको नॉलेज था, और डेवलप कर रखी थी उन्हें काफी सारी टेक्निक जिससे पानी को क्या किया जा सके बेटा, कंजर्व किया जा सके, ग्राउंड वाटर को बचाया जा सके, और रिवर वाटर को बचाया जा सके, और फ्लड वाटर को बचाया जा सके, ताकि इकोलॉजिकल कंडीशन सुधार जा सके और पानी की रिक्वायरमेंट हमें पूरी हो सके। तो क्या क्या टेक्निक्स थी सर, तो देखिए हिल और माउंटेनियस रीजन्स में क्या है बेटा, पीपल जो है डायवर्जन चैनल्स बनाते थे जिन्हें गुल्स और कुल्स के नाम से जाना जाता है, हिल्स और माउंटेनियस एरिया। इसमें क्या होता था बेटा, जैसे मान के चले कि हिली एरिया है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रेगुलर बेसिस पे बारिश पड़ रही है, तो पानी यहाँ से नीचे फ्लो करता था, तो यहाँ पे क्या करते थे बेटा, डाइवर्जन चैनल यानी कि डाइवर्जन नदी का पानी का डाइवर्ट बदल देते थे, पानी का जो डाइवर्जन है ना उसे बदल देते थे, और यहाँ पे गड्ढा बना देते थे जिससे पानी सारा का सारा इस गड्ढे में गिर जाता था और फिर पानी को इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि पहाड़ के स्लोप पे एक डाइवर्जन क्रिएट करके पानी को एक गड्ढे तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, गुल्स या कुल्स वाली टेक्निक कहलाती है। क्लियर बेटा। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप सब जानते हैं बेटा, कॉमनली प्रैक्टिस करी जाती थी ताकि पानी को स्टोर किया जा सके पीने के लिए, स्पेशली राजस्थान में ये चीज करी जाती है। बंगाल में क्या किया जाता था बेटा, देखिए बंगाल में जो होता था बेटा, जो इनंडेशन चैनल्स बनाए जाते थे ताकि फील्ड्स को क्या किया जा सके बेटा, इरिगेट किया जा सके। ठीक है, और सेमी और एरिड रीजन्स में जैसे कि हमारे इंडिया राजस्थान में जो है बेटा, वहां पे क्या किया जाता बेटा, खाडिन्स और जोहाड़ बनाए जाते थे। अब एक बार इनको समझ लीजिए सारी की सारी चीजें होती क्या है। ठीक है, आप समझिए बेटा, देखिए इसको क्या बताना चाह रहा हूं मैं। गुल्स और कुल्स तो समझ में आ गया ना बेटा आपको, गुल्स और कुल्स क्या होते हैं। ठीक है, डाइवर्ट कर दिया जाता है पानी को, एक गड्ढे के अंदर पानी को रोक दिया जाता है। ठीक है, अब इनंडेशन चैनल्स देखिए बेटा, बंगाल में कैसे इनंडेशन चैनल्स बनाए जाते हैं। सही नदी है, मान के चलिए नदी फ्लो कर रही है बेटा, अब जब बाढ़ आएगी तो जाहिर सी बात है इस नदी का सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो नदी चौड़ी हो जाएगी। अब नदी क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। अब ये जो नदी चौड़ी हुई है, जब बाढ़ वापस से कम होगी यानी कि बारिश कम होगी, तो ये पानी वापस से उतरेगा। तो जब ये पानी उतरने वाला होता है तब ये क्या करते हैं, यहाँ पे बैरियर्स बना देते हैं बेटा। क्या करते हैं बेटा, बैरियर्स बनाते हैं जिससे पानी यहीं पर ही रखा रह जाता है। ये पानी जो है बेटा यहीं पर स्टोर हो जाता है और फिर बाद में इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है फील्ड्स को क्या करने के लिए बेटा, इरिगेट करने के लिए।
बंगाल वाले रीजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, इनंडेशन चैनल्स कहते हैं। क्लियर है बेटा, इनंडेशन चैनल्स। और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में समझ लिया, गुल्स और कुल्स हमने समझ लिया। और जैसलमेर में खादिन, खादिन क्या होते हैं सर? ये सर खादिन्स क्या क्या होते हैं? देखिए खादिन्स क्या होते हैं बेटा, जैसे मान लो कि एक स्लोपी एरिया है, अभी स्लोपी एरिया पे क्या हो रहा है बेटा, बारिश गिर रही है, पानी गिर रहा है, तो पानी नीचे आएगा। तो जैसलमेर में क्या करते थे बेटा, ये स्लोप के एंडिंग पे एक बैरियर बना देते थे। क्या बना देते थे बेटा? एक बैरियर क्रिएट कर देते थे, जिससे पानी सारा का सारा क्या होता था, यहाँ स्टोर हो जाता था। अब ये पानी स्टोर होने के बाद क्या होगा सर, ये जमीन के अंदर रम जाएगा। अब ये जमीन के अंदर पानी सारा का सारा रम जाएगा, तो ये मिट्टी क्या हो जाएगी बेटा, सॉइल के अंदर आ जाएगा मॉइस्चर, यानी कि नमी आ जाएगी, और ये हो जाएगी फर्टाइल, और इस पे क्या होने लग जाएगा बेटा, कल्टीवेशन होने लग जाएगा। तो ये जो बैरियर्स बनाए गए हैं, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, खादिन कहा जाता है। और इन्हें जैसलमेर में खादिन कहा जाता है, बाकी के राजस्थान में से जोहड़ कहा जाता है। याद रखना बेटा, जैसे स्लोप पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बैरियर बना दिया ताकि पानी को यहाँ पे स्टोर किया जा सके, फिर ये पानी ग्राउंड वाटर में जाके समा जाता है बेटा, ग्राउंड में जाके समा जाता है, इससे मिट्टी फर्टाइल हो जाती है, फिर यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, कल्टीवेशन किया जाता है। क्लियर बेटा, गुल्स स्कूल्स इनंडेशन चैनल्स ये क्लियर हो गए बेटा। आगे देखिए बेटा, जो राजस्थान के सूखे रीजन है जैसे बीकानेर, फालूदी, बाड़मेर, यहाँ पे क्या होता था बेटा, पारंपरिक रूप से लोगों ने अपने घर के अंदर अंडरग्राउंड टंके बना रखे थे ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। अब सर अंडरग्राउंड टंके में पानी कैसे जाता था, तो रूफटॉप छत का पानी जो है, जब रेनफॉल गिरती थी तो उसका रेन वाटर पानी जो है टंकियों में जाया करता था। अब देखिए टंके भी बहुत बड़े बड़े साइज के हुआ करते थे बेटा, जैसे मान के चलो 6.1 मीटर्स तो गहरे, 4.27 मीटर्स तो लॉन्ग और 2.44 मीटर चौड़े हुआ करते थे बेटा, ठीक है। और ये जो टैंक्स हुआ करते थे बेटा, ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़े हुए थे, यानी कि घर है, ये घर की छत है, तो यहाँ से एक पाइप निकला रहता है बेटा, और ये पाइप जो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक में जाता है। तो बारिश गिरती है बेटा, तो बारिश गिरती है सारा का सारा पानी क्या हो जाता था बेटा, यहाँ पे स्टोर हो जाता था। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बेटा? ठीक है, ये बात ध्यान रखना बेटा। और याद रखना, पहली बारिश होती थी जब उसे पानी को टैंक में नहीं लेके जाते थे, उससे क्या होता था बेटा, छत भी साफ हो जाती थी पहली बारिश से, पाइप भी साफ हो जाते थे। और फिर जो सेकंड बारिश आया करती थी तो सारा का सारा पानी कहाँ जाता था बेटा, टैंक में जाता था, उससे टैंक का पानी स्टोर हो जाता था, जिससे घर भी ठंडा रहता था बेटा। और जब अगली टाइम पे जब बारिश नहीं आएगी, जब महीने साल भर जब तक सूखा पड़ा रहेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, ये जो पानी है घर को ठंडा भी रखेगा और पीने के काम भी आएगा। क्लियर है बेटा, इसे पालर पानी भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। मेनी हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडर रनिंग रूम्स एडजॉइनिंग द टैंकर टू बीट द समर हीट एज द रूम कूल। और बहुत से लोग इसे क्या करते हैं, अंडरग्राउंड बनाया करते थे अपने घर के अंदर, ताकि मकान भी क्या रहे बेटा, ठंडा रहे। और बाकी जब 3 महीने बारिश पड़ेगी और बाकी के 9 महीने जब बारिश नहीं पड़ेगी, तो उन बाकी के 9 महीनों में क्या होगा बेटा, उन बाकी के 9 महीनों में आराम से जो ये अपने घर को क्या रखेगा बेटा, ठंडा रखेगा। क्लियर है बेटा? चीज समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए। लेकिन अब क्या है बेटा, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा कम हो गया है बेटा, क्योंकि अब वहां पे इंदिरा गांधी कैनाल का पानी पहुंच चुका है। इंदिरा गांधी सतलज का पानी इंदिरा गांधी कैनाल के जरिए वहां पहुंच चुका है। तो काफी सारे घर आज भी है जहां पे जो टंकास बनाते हैं बेटा, क्योंकि उनको नल के पानी पसंद नहीं है, उनका नल का पानी का टेस्ट उनको पसंद नहीं, गांव के आदमी होते हैं बेटा, ठीक है। फॉर्चुनेटली मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी सक्सेसफुली अडॉप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर। आज भी काफी सारे लोग हैं बेटा जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करते हैं। जैसे गेंडाथुन नाम का एक गांव है बेटा, कहां पे, मैसूर कर्नाटका में, ठीक है। वहां पे हर गांव के अंदर, हर एक घर के अंदर बेटा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है। लगभग 200 घरों के अंदर बेटा क्या है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिससे कि वो भरपूर रेन वाटर को क्या करते हैं, कंजर्व कर लेते हैं। देखिए गेंडाठूर लगभग साल भर में 1000 मिलीमीटर वहां पर रेनफॉल होती है, जिसका वो 80% क्या करते हैं बेटा, कलेक्ट कर लेते हैं 10 बार में, यानी कि 10 बार जब बारिश होती है। और हर हाउस, देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, हर हाउस लगभग 50,000 लीटर जो है रेन वाटर क्या कर लेता है बेटा, एनुअली क्या कर लेता है बेटा, कलेक्ट कर लेता है। ये होती है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्या होती है बेटा, पावर होती है कि लगभग हर एक, देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी हाउस कैन कलेक्ट एंड यूज अबाउट 50,000 लीटर ऑफ वाटर एनुअली। कलेक्ट कर लेता है, यूज करता है 50,000 लीटर्स। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बेटा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और तमिलनाडु भारत का ऐसा पहला राज्य है बेटा जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया है सभी घरों के लिए, और जो भी इस बात को नहीं मानता है तो उसको पनिश करने का भी प्रोविजन किया गया है। याद रखना बेटा, तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य है जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्या किया है बेटा, कंपलसरी किया है। क्लियर बेटा? अभी एक बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देख लो बेटा। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहां पे प्रैक्टिस किया जाता था बेटा, मेघालय में। आज से 200 साल पहले से किया जा रहा है। इसमें क्या होता है बेटा, जहां से स्ट्रीम निकल रही है, जैसे पानी रेगुलर फ्लो हो रहा है, वहां पे बैम्बू को लगा देते हैं। बैम्बू बीच में से खाली होता है बेटा, तो बैम्बू के जरिए क्या होता है, बैम्बू टू बैम्बू जोड़ा जाता है बेटा, और पानी को कम से कम है ना 18-20 किलोमीटर दूर तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें ड्रिप टू ड्रिप पानी आता है जहां पे आपको पानी पहुंचाना है, ठीक है। अगर बीच में से रोड निकल रहा है तो बेटा रोड पे नीचे नहीं बिछाते हैं, रोड के ऊपर से बिछा देते हैं। देखो बेटा, अगर रोड निकल रहा है तो ऊपर से इसको लेके जाया जाता है ताकि पानी जो है गलत स्थान तक पहुंच जाए। तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन से सिस्टम कहते हैं बेटा, जिससे पानी के जरिए क्या किया जाता है, एक स्ट्रीम पे बैम्बू को लगाया जाता है, पानी धीरे धीरे फ्लो करता जाता है, और जहां पे आपको इरिगेट करना है वहां पे पानी क्या होता रहता है बेटा, लगातार गिरता रहता है। तो ये था बेटा आपका क्या, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। क्लियर है क्या बेटा?
और इसी के साथ अपना वाटर रिसोर्सेस वाला जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज? चलिए आगे एनसीईआरटी के सवाल देख लेते हैं बेटा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासिफाई ईच ऑफ द सिचुएशन इज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। ए रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल, जहां पे भयंकर बारिश हो रही है वो नॉट सफरिंग है बेटा, नॉट सफरिंग लिख लेना। A region having high annual rainfall and large population, a region having high annual rainfall but water is highly populated, तो ये क्या है बेटा, ये सफर कर रहा है। ठीक है, रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, तो देख लीजिए बेटा इसके आंसर क्या क्या है। एक रीजन जो है बेटा हाई रेनफॉल को एक्सेप्ट कर रहा है, वहां पे नॉट सफरिंग है। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल लार्ज पॉपुलेशन सफरिंग कर रहा है, ये भी सफरिंग कर रहे हैं और ये सफरिंग नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी के सवाल है, देख लीजिए बेटा, सिंपल सिंपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट, कौन इसके फेवर में नहीं है? तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट और लॉस ऑफ लाइवलीहुड, बिल्कुल ये सही है बेटा, सी इज द राइट आंसर। कर लीजिएगा बेटा इसको। देखिए हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड रीराइट देम करेक्टली। ठीक है, फॉल्स देखते हैं बेटा, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, फिर देख लीजिए। मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन अर्बन लाइफस्टाइल्स हैव रिजल्टेड इन इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सही कर लीजिएगा बेटा, एनसीईआरटी के सवाल है, एक बार आप फटाफट से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स, एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए वाटर कैन बी कंसीडर्ड एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स सिंस देयर विल बी रेन्स एंड सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर विल गेट रिचार्ज कंटिन्यूअसली, लगातार बनते रहते हैं ड्यू टू द 3 प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? एवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। सिंपल है। व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी एंड व्हाट आर इज मेन कॉजेस, हमने पढ़ा था बेटा। वाटर स्कैरसिटी क्या होती है, पानी की कमी होना, उसके पीछे के मेन कारण हमने देखे थे बेटा। क्वालिटेटिव रीजंस हमने समझे थे बेटा उसके, कि वाटर उसके क्वालिटेटिव क्या रीजंस होते हैं, और हमने क्वांटिटेटिव रीजंस भी उसके समझे थे, क्या क्वांटिटेटिव रीजंस होते हैं वाटर स्कैरसिटी के पीछे। क्लियर है बेटा? और देखिए कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, हमने एडवांटेजेस भी पढ़े बेटा। इरिगेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, फ्लड को कंट्रोल करता है, वाटर सप्लाई करता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, लैंड नेविगेशन। और डिसएडवांटेज क्या है? नेचुरल फ्लो है, वाटर कैसे अफेक्ट करता है, एक्वेटिक लाइफ दिक्कत होती है बेटा, सराउंडिंग एरिया सबमर्ज हो जाते हैं, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, और लोकल पीपल काफी ज्यादा क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी हमें इसमें देखने को मिलता है। और क्या है बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 120 वर्ड्स, कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जा सकती है। तो अभी हमने पढ़ा बेटा खादिन के बारे में, कूल्स और कूल्स के बारे में, ठीक है, जोहड़ के बारे में, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में अभी हमने पढ़ा है बेटा कि किस तरीके से की जा रही है। टंकास के बारे में हमने पढ़ा है, तो वो आप आंसर इसमें डाल सकते हैं। और डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल बीइंग कैरिड आउट टू कंजर्व एंड स्टोर वाटर, और इसमें भी लगभग वही सारे के सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। इसमें कूल्स और कूल्स आप डाल सकते हैं, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह डाल सकते हैं। तो ये सिंपल टॉपिक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे के सारे हमने लेक्चर्स के अंदर पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो यहाँ क्या होता है बेटा, अपना यहाँ वाटर रिसोर्सेस वाला चैप्टर जो होता है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचने हैं बेटा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ जाऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे बेटा किसका, मनी एंड क्रेडिट। इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है मनी एंड क्रेडिट, वो हम स्टार्ट करेंगे बेटा। सिंपल चैप्टर है बेटा, उसको फटाफट से पढ़ने की कोशिश करेंगे। 2 लेक्चर्स मुझसे कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे मनी एंड क्रेडिट को, और ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। सो कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, उसके नोट्स बनाते चलना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, बाय बाय।